नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। यह है बीएसटीसी प्रथम वर्ष का सेकंड पेपर है और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दूसरे पेपर का तीसरा गेस्ट पेपर। तो आप लोग 2 पढ़ चुके होंगे और ये तीसरे नंबर का है। और जो विद्यार्थी रीट पात्रता की तैयारी कर रहा है वो विशेषकर ध्यान रखें, आप लोगों के लिए रीट पात्रता की ऑल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ के फोल्डर में इसी एप्लीकेशन पर दी गई है। उसको आप लोग सभी विद्यार्थी जरूर ज्वाइन करेंगे। मात्र 151 रुपये उसका प्राइस है, सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लें। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है वो। अब हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। शिक्षा एक त्रैमुखी प्रक्रिया है, यह विचार किसका था? तो सबसे फेमस क्वेश्चन है। यह विचार जो है वो जॉन डीवी का है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी राइट कर लें। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक के राइटर कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक के राइटर है साथियों प्लेटो। कौन है? प्लेटो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आनंद युक्त कर्म सर्वोत्तम कर्म है, यह मत किसका है? यह कथन किसका है साथियों? यह है श्री अरविंद घोष का कथन है। ये आनंद युक्त कार्य ही सबसे अच्छा कार्य है। ठीक है, अरविंद घोष का है ये। नेक्स्ट है, भारत के किस शिक्षा शास्त्री को उनके गीतांजलि उपन्यास के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि उपन्यास के लेखन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन इन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, एजुकेशन इन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, इस पुस्तक के राइटर हैं साथियों, याद रखना है, पाउले फेरे। ठीक है, कौन है? पाउले फेरे। और एक पुस्तक ये है इनकी, उत्पीड़नों का शिक्षा शास्त्र, उत्पीड़नों का शिक्षा शास्त्र, यही पुस्तक है हिंदी में। ये ध्यान रखना, हिंदी में इसको यही बोलते हैं। तो ये पुस्तक किसकी है? पाउले फ्रेरे की। अगला है, निम्नांकित में से शिक्षा के 10+2+3 यानी कि 10वीं तक प्लस 12वीं तक और प्लस स्नातकोत्तर, इस ढांचे का सुझाव किसने दिया था? तो यह दिया था हमारा कोठारी आयोग ने। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी आयोग ने दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, वास्तविक ज्ञान व शिक्षा में क्या संबंध है? तो वास्तविक ज्ञान का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि शिक्षा इस वास्तविक ज्ञान में से देह ज्ञान का चुनाव करती है। इस दृष्टि से वास्तविक ज्ञान का क्षेत्र व्यापक है तथा शिक्षा का क्षेत्र सीमित है। इस सीमा रेखा के कारण ही ज्ञान और शिक्षा में भेद किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है 8वें नंबर का, वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य बेहतर जीवन जीने के तरीकों की खोज एवं व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर उसे अच्छा नागरिक बनाना था। तो यही वैदिक काल की शिक्षा का उद्देश्य है। क्रमिक शिक्षण विधि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे, क्रमिक शिक्षण विधि का जो सिद्धांत है वो दिया था अरविंद घोष ने। किसने दिया? अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है हमारा, जॉन डीवी की पुस्तकों के नाम लिखिए। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जॉन डीवी की पुस्तकें अक्सर पूछी जाती हैं, तो पुस्तकों के नाम याद रखेंगे, द स्कूल एंड द चाइल्ड, ये पहली पुस्तक। दूसरी है स्कूल ऑफ टुमारो। तीसरी है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। चौथी है फ्रीडम ऑफ कल्चर। पांचवी है एजुकेशन और छठवीं पुस्तक है हाउ वी थिंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वां, चेक लिस्ट क्या है? चेक लिस्ट देखिए, यह बच्चे के किसी खास व्यवहार या क्रिया के बारे में सुव्यवस्थित तरीके से दर्ज की गई सूचनाओं का एक प्रारूप है, जिसे हम चेक लिस्ट कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन 12वां है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में 4 महत्वपूर्ण पद कौन कौन से हैं? तो देखेंगे सीसी में 4 महत्वपूर्ण पद। पहला है सततता यानी कंटिन्यूटी, दूसरा है व्यापकता, तीसरा है आकलन और चौथा है एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है, जवाबदेही के प्रकार बताइए। जवाबदेही कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की।
पहला है कानूनी जवाबदेही, दूसरी है प्रशासन जवाबदेही, तीसरी है वित्तीय जवाबदेही और चौथी है नैतिक जवाबदेही। सबको याद रखते जाएं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 14वां, पाठ्यचर्या के विकास के उपागमों के नाम लिखिए। तो पाठ्यचर्या विकास के 3 उपागम हैं। पहला है प्रक्रिया उपागम, दूसरा है संरचना उपागम और तीसरा है मानवीय उपागम। नंबर 15 पर हम आते हैं। आदर्शवाद का मूल्यांकन या फिर नकारात्मक पक्ष का मूल्यांकन करें। ठीक है, आदर्शवाद का मूल्यांकन करें या फिर नकारात्मक पक्ष का मूल्यांकन, एक ही बात है। चलिए भाई, आदर्शवाद के नकारात्मक पक्ष में पहली बात यह है कि आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्य को एक निरपेक्ष सत्ता का विचार बताता है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी ऐसे आदर्श को प्रेरक स्वीकार नहीं करते जो दूरस्थ हो और गूढ़ भी हो। तीसरी बात यह है कि आदर्शवाद उच्च उद्देश्य की तो वह बहुत चर्चा करता है, किंतु उतनी ही गंभीरता, स्पष्टता एवं निश्चितता से विधि तथा तरीके की चर्चा नहीं करता जिस तरीके से उद्देश्यों को पढ़ाया या पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका अथवा में देखेंगे, यथार्थवाद में शिक्षक का क्या स्थान है। यह प्रश्न आपको यूनिट नंबर 1 में मिलेगा। अथवा वाले प्रश्नों को आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे सीरीज में से। सीरीज की पीडीएफ आपको इसी एप्लीकेशन में दी गई है, आपके कोर्स के साथ ही हर प्रश्न पत्र अलग अलग दिया है। 16वां प्रश्न है, ईसाई परंपरा में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो यीशु चाहते थे, यानी ईसा मसीह चाहते थे कि लोग परमेश्वर को जानें और उसके साथ प्रेम के साथ संबंध में बंध जाएं। केवल परमेश्वर के साथ ही नहीं, अपितु यीशु की शिक्षा का उद्देश्य मनुष्यों को भी एक दूसरे के साथ संबंध में जोड़ना था। यीशु की शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में उत्तम नैतिक मूल्यों का विकास भी करना था। तो ये आप लोगों को याद रखना, ईसाई परंपरा के उद्देश्य। अथवा में आपका प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। अब मैंने आपको ईसाई के बारे में बता दिया, आपको जैन के बारे में भी पढ़ के जाना है यूनिट नंबर 2 में से। अगला है क्वेश्चन हमारा 17वां, टैगोर के द्वारा स्थापित शांति निकेतन विद्यालय की विशेषताओं का उल्लेख कीजिएगा। टैगोर ने कला को शिक्षा के बहुत नज़दीक माना। हस्तशिल्प उनके विद्यालय शांति निकेतन में शिक्षा का एक मूलभूत विषय था। यहाँ सभी बच्चों को कोई ना कोई व्यवसाय सिखाना अनिवार्य था। एक अन्य मुख्य गतिविधि के अंतर्गत कृषि, ऋण, सिंचाई, अन्न भंडारण आदि के लिए समितियां गठित की गई थी। ग्रामीणों से अपेक्षा थी कि वे अपने आय बढ़ाने के लिए ग्रामोद्योग भी अपनाएं। शांति निकेतन का उद्देश्य था कि कार्य में आनंद को शामिल करना। पिकनिक, भ्रमण, संगीत, नाटक, सामाजिक धार्मिक समारोह, यहाँ तक कि नियमित गतिविधियां भी शामिल थी। गांवों की जिंदगी में उत्साह लाने के लिए भाईचारे की भावना का विकास करना था। शांति निकेतन में प्रयोग में लाया गया ग्रामीण विकास कार्यक्रम गांव के विकास के लिए उपयुक्त कार्यक्रम के रूप में भारत की पंचवर्षीय योजना में भी शामिल किया गया था। अथवा में आपका प्रश्न है, पाठ्यक्रम के संबंध में टैगोर के विचारों को व्यक्त कीजिएगा। ये प्रश्न भी आपको पढ़ के जाना है अपनी यूनिट नंबर 3 से। 18वां क्वेश्चन देखिए, जॉन डेवी के प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत बताइए। तो पहला सिद्धांत है सत्य की परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। इसके अनुसार सत्य निश्चय व स्थायी नहीं है। समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार सत्य बदलता रहता है। दूसरा सिद्धांत है क्रिया की उपयोगिता का। जॉन डेवी विचारों को महत्व नहीं देकर क्रिया को महत्व देते थे। यहाँ तक कहते हैं कि विचार क्रियाओं के द्वारा ही पैदा होता है। और तीसरा सिद्धांत है सामाजिक व लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। क्रियाओं की व्यावहारिकता का एक पक्ष ये भी है कि क्रियाएं ऐसी हों जिनसे हम सामाजिक व लोकतांत्रिक मूल्यों को
परिष्कृत कर सके। और चौथा सिद्धांत है परिणाम का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि उन क्रियाओं का ही महत्व है जिनके होने पर कोई परिणाम प्राप्त हो। अथवा में आपका प्रश्न है इवान इलिच के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, यूनिट नंबर 4 का है। अब आगे देखेंगे 19वां प्रश्न, प्रत्यक्ष या वास्तविक पाठ्यचर्या क्या है, इसके औपचारिक व अनौपचारिक प्रकारों का वर्णन कीजिएगा। दो प्रकार की होती है ये प्रत्यक्ष वास्तविक पाठ्यचर्या, दो प्रकार की है, औपचारिक और अनौपचारिक। देखिएगा वास्तविक पाठ्यचर्या को, इसका संदर्भ लिखित व अलिखित दोनों पाठ्यक्रमों से है जिनके माध्यम से विद्यार्थी सीखने के अनुभवों को प्राप्त करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि वास्तविक पाठ्यचर्या वस्तुतः उन सभी अधिगम प्रक्रियाओं का योग है जिनमें विद्यार्थी और शिक्षक औपचारिक व अनौपचारिक पाठ्यचर्या के अंतर्गत शामिल होते हैं। यह दो प्रकार की होती है। औपचारिक देखिए पाठ्यचर्या, यह वह पाठ्यचर्या है जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा सीखे जाने के लिए तय किया जाता है। इसमें अधिक से अधिक तौर पर यानी आधिकारिक तौर पर चयनित ज्ञान के क्षेत्र शामिल होते हैं। जबकि दूसरी है अनौपचारिक पाठ्यचर्या। इसका अर्थ उस पाठ्यचर्या से है जो प्रयोग में है। संभवतः है अध्यापक औपचारिक पाठ्यचर्याओं का पालन नहीं करे किंतु वे अन्य स्रोतों से प्राप्त ज्ञान को कक्ष में विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं और यही कहलाती है अनौपचारिक पाठ्यचर्या। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है, पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को लिखना है। अब ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यूनिट 5 का है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है विद्यार्थियों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए शिक्षक को कौन कौन से कार्य करने ज़रूरी हैं। तो देखेंगे सबसे पहले विद्यार्थियों का आकलन लगातार जरूरी है। विद्यार्थियों के अभिलेख को विद्यार्थी के पिछले अभिलेख से तुलना करके देखा जाना चाहिए और यह समझना है कि एक जैसी समस्या अगर लगातार तो नहीं आ रही है। यह आकलन करना है कि विद्यार्थी के अधिगम में सुधार हो रहा है अथवा कठिनाई अभी भी है। विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति की रिपोर्ट खुद विद्यार्थी को भी दिखाएं और उनके माता पिता के लिए भी ज़रूर बतानी चाहिए। अथवा में आपका प्रश्न है रिपोर्टिंग व पृष्ठपोषण क्या है, रिपोर्टिंग और फीडबैक क्या है। ठीक है भाई, तो ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 6 का है। अगला हमारा 21वां प्रश्न है महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा यानी महात्मा गांधी की जो बेसिक शिक्षा पद्धति है उसके उद्देश्य क्या है और उनका सिद्धांत बताइए। ये देखिएगा महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा पद्धति। बेसिक शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा प्रणाली से है जो बालक को पुस्तकीय शिक्षा से हटकर एक मूल उद्योग पर आधारित व्यावहारिक और सर्वांगीण विकास की शिक्षा को देता है। बेसिक शिक्षा पद्धति कहलाती है और ये बेसिक सिद्धांतों पर आधारित है और गांधी जी ने इस बेसिक शिक्षा पद्धति में 5 मूल सिद्धांत बताए। पहला है 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। शिक्षा किसी भी हस्तकौशल या उत्पादन कार्य के माध्यम से दी जाए जो पाठशाला में दी जाने वाली संपूर्ण शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाएगा। हस्तकौशल को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। तीसरा बताया कि तीसरा सिद्धांत स्वावलंबन का है। उसके अनुसार शिक्षा अपने को चलाने का बहुत कुछ खर्च हस्तकौशल द्वारा बनाए गए सामान को बेचकर स्वयं ही निकाल लेते हैं। चौथा सिद्धांत बताया कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को मातृभाषा में दी जानी चाहिए। इस सिद्धांत को अपनाकर शिक्षण के स्वाभाविक मार्ग को स्वीकार किया गया है। और 5वां सिद्धांत है बेसिक शिक्षा योजना का आदर्श ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो देश में उत्पादन कार्य करने वाले हों, प्रत्येक लाभदायक कार्य को आदर दें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अथवा में आपका प्रश्न है टैगोर के शिक्षा दर्शन की व्याख्या कीजिएगा। ये प्रश्न यूनिट नंबर 3 में है, ज़रूर पढ़ के जाएंगे। आते हैं हमारे 22वें प्रश्न पर। वैदिक परंपरा और उपनिषदों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिएगा। तो देखेंगे पहला उद्देश्य क्या है, चरित्र का निर्माण करना।
चरित्र निर्माण के बिना बौद्धिक विकास निरर्थक है। चरित्र निर्माण उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यार्थियों को सदाचार के उपदेश देते हैं। उन्हें ऐसे वातावरण में रखा जाता है जिससे उनका चरित्र उत्थान हो। दूसरा उद्देश्य है नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन। वैदिक परंपरा शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य स्वार्थ रहित जीवन जीना था। उन्हें पुत्र, पुत्री, पति या पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा दी जाती थी। और तीसरा उद्देश्य है सामाजिक कुशलता की उन्नति। वेद काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानवीय जीवन को सुरक्षित एवं सुखी बनाना था। इस उद्देश्य की पूर्ति विभिन्न शास्त्रों, व्यवसायों तथा उद्योगों की व्यवस्था करके की गई थी। व्यक्तित्व का विकास। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए छात्रों में आत्मसम्मान की भावना का विकास करना, आत्मविश्वास को प्रोत्साहन करना, आत्मसंयम के महत्व पर बल, न्याय एवं विवेक को विकसित करने की विद्यार्थियों को सिखाया जाता था। अब है हमारी उपनिषदों की शिक्षा का उद्देश्य। मानसिक व चरित्र निर्माण भी उपनिषद करते हैं। ठीक है। दूसरा है कि एकता की भावना का विकास और सभी व्यक्तियों में भाईचारे की भावना का विकास करना उपनिषदों का उद्देश्य है। तीसरा है उपनिषदों का उद्देश्य नैतिकता का विकास करना। आत्मानुशासन एवं संयम उपनिषदीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इसके द्वारा ही व्यक्ति अपने अंदर व्याप्त क्षमताओं का विकास करता है और समाज के विकास में योगदान देता है। आगे बात करते हैं अथवा में। क्वेश्चन है बौद्ध परंपरा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा 23वां देखिए। शिक्षा जगत को जॉन डेवी की क्या देन है, मूल्यांकन कीजिएगा। यानी जॉन डेवी ने शिक्षा के जगत को क्या क्या चीज प्रदान की है। जॉन डेवी अपने युग के महान विचारकों एवं शिक्षा शास्त्रियों में से एक है। शिक्षा जगत पर जॉन डेवी की अमिट छाप है जिसको कोई मिटा नहीं सकता। बहुत बड़ा योगदान है उनका। आदर्शवादी इस दुनिया से परे किसी दुनिया की बात करते हैं। डेवी ने मनुष्य की कर्तृत्व शक्ति का घोष किया था। उसने व्यक्ति स्वतंत्रता और समाज कल्याण को सर्वोपरि महत्व दिया। सामाजिक अनुशासन के रूप उसने अनुशासन की एक नई संकल्पना शिक्षा जगत के सामने रखी थी। उसने क्रिया केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया और समय तालिका विषय पाठ्यक्रम के बंधन से बालकों को मुक्त किया। उसने शिक्षा जगत के सम्मुख प्रजातांत्रिक, समाजोन्मुखी, प्रगतिशील और नवीन अनुभवों पर आधारित प्रायोगिक शिक्षा की कल्पना प्रस्तुत की, जिसका समूचे विश्व में स्वागत हुआ। डेवी ने विद्यालय को समाज का लघु रूप माना था और सामाजिक कुशलता पर बल दिया। उसने वर्तमान को भविष्य से अधिक महत्वपूर्ण बताया। उसने प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, सहयोग, आत्मानुशासन आदि पर प्रखरता के साथ अपने विचार व्यक्त किए तथा रूढ़िग्रस्त मूल्यों का उसने बहिष्कार किया। डेवी के विचारों का भारत पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी ने क्रिया केंद्रित शिक्षा को केंद्र मान करके बेसिक शिक्षा योजना भी तैयार की थी। अब आपका अथवा में प्रश्न है, देखिएगा। रूसो के अनुसार मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, उन अवस्थाओं की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिएगा। यूनिट नंबर 4 का प्रश्न है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतिम, पाठ्यचर्या में मूल्यांकन प्रयोजन को स्पष्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले है नई पाठ्यचर्या के विकास के लिए यदि माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक नई पाठ्यचर्या के लिए निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक विधियों को अपनाना पड़ता है। इसके द्वारा ये ज्ञात होता है कि प्रचलित पाठ्यक्रम का कौन सा भाग अपनाया जाता है। बिना मूल्यांकन के अनेक महत्वपूर्ण भाग छूट जाते हैं, इसलिए नई पाठ्यचर्या का मूल्यांकन आवश्यक होता है। नेक्स्ट है इसमें क्रियान्वयन के लिए पाठ्यचर्या का परीक्षण। कभी कभी किसी पाठ्यचर्या को क्रियान्वित करते समय किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता अनुभव होती है। नंबर 3 है विद्यमान पाठ्यचर्या को आधुनिक बनाना और मृत सामग्री को निकालना, यानी खराब सामग्री को निकालना। पाठ्यचर्या से पुरानी सामग्री को निकालना आवश्यक हो जाता है क्योंकि उसका उपयोग समाप्त हो जाता है।
इस प्रकार उसमें नए विकास की सामग्री को जोड़ना पड़ता है। पाठ्यचर्या को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए, सामग्री निकालने के लिए, जोड़ने के लिए पाठ्यचर्या का मूल्यांकन आवश्यक है। चौथा है पाठ्यचर्या की प्रभाविता को जानने के लिए। पाठ्यचर्या को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है जिससे उसका उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन किया जा सके। और इसमें आपको अथवा में अंतिम प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, छठवां क्वेश्चन ध्यान रखना भाई। मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट करते हुए सामाजिक स्तरीकरण में मूल्यांकन की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिएगा। तो ये आप लोगों को कंप्लीट आपका टेस्ट होता है। यहाँ पर आपके 3 टेस्ट करवाए हैं मैंने, इन तीनों में से आपके सारे प्रश्न आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है भाई, सबको पढ़ के जाना है, तीनों को एक बार रिवीजन कर लेना, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। और रेट लेवल 1, ठीक है, पात्रता की जो तैयारी कर रहा है वो आप लोग टेस्ट सीरीज़ आपको टॉपिक वाइज इसी ऐप में दी गई है, टेस्ट सीरीज़ के टॉपिक में जाएंगे। और 151 ओनली नाम मात्र का शुल्क है, सभी चैप्टर आपको इसमें मिलेंगे ऑल सब्जेक्ट के। थैंक यू सो मच।